नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पर अपने ही मंत्रालय से करीब 99 लाख रुपए की कृषि सब्सिडी लेने के खुलासे पर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेर लिया है। उधर अमेरिका में गौतम अडानी मामले में नया मोड़ आया है। इस बीच गजा युद्ध को लेकर भारत के रुख पर पूरी कांग्रेस सवाल उठा रही है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें ताकि आप ये बुलेटिन ऐप पर भी देख सकें। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों का। रिपोर्ट में खुलासा, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने अपने ही मंत्रालय से ली 99 लाख की सरकारी सब्सिडी। कृषि सब्सिडी विवाद पर कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, बताया सरकारी धन का दुरुपयोग। मार्को रूबियो का दावा, अगले साल की शुरुआत में भारत आ सकते हैं राष्ट्रपति ट्रंप। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा गजा मुद्दे पर भारत अपनी नीति से भटका। ऑपरेशन सिंदूर के 6 शहीदों के नाम जारी, संसद में राजनाथ के बयान पर उठे सवाल। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पर अपने ही मंत्रालय के बोर्ड से करीब 1 करोड़ रुपए की कृषि सब्सिडी लेने का गंभीर मामला सामने आया है। ये राजस्थान के एक बड़े फार्म हाउस से जुड़ा बड़ा दिलचस्प और गंभीर मामला है। उनके खेत में ककड़ी की खेती के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार हुआ है। इस प्रोजेक्ट पर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की तरफ से करीब 99 लाख रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दी गई है। हैरानी की बात तो ये है कि जिस बोर्ड ने ये सब्सिडी मंजूर की है, मंत्री जी खुद उस बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं। इस योजना के तहत मिर्च, खीरा, टमाटर और फूलों की कमर्शियल खेती के लिए सरकार 50% तक की सब्सिडी देती है। जब इस पूरे मामले पर मंत्री भागीरथ चौधरी से सवाल पूछा गया तो उनके दफ्तर ने कोई भी जवाब देने से मना कर दिया। केंद्रीय कृषि मंत्रालय की कमर्शियल खेती योजना के तहत एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के परिवार को भी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी मिलने का खुलासा हुआ है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नरेश पाल गंगवार के परिवार वाले भी इसके लाभार्थी निकले हैं। वे केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग में सचिव पद पर तैनात हैं। उनके परिवार में मां, पत्नी और बेटे को मिलाकर कुल 1 करोड़ 16 लाख रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दी गई है। ये पूरा खेल नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की उसी योजना के तहत खेला गया है। नियम के मुताबिक एक परिवार को अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक की ही सब्सिडी मिल सकती है, लेकिन इस परिवार ने नियम का तोड़ निकालते हुए 3 अलग अलग सदस्यों के नाम पर पैसे लिए। खास बात तो यह है कि इस भारी भरकम सरकारी मदद की जानकारी उन्होंने अपनी सालाना संपत्ति के ब्यौरे में नहीं दी थी। जब इस बारे में आईएएस अधिकारी से सवाल किया गया तो उन्होंने बस इतना कहा कि सेवा नियमों के तहत उन्हें केवल बड़ी संपत्ति की जानकारी देनी होती है। इस तरह के मामलों से साफ होता है कि किसानों के लिए बनाई गई योजनाओं का फायदा बड़े अधिकारी और रसूखदार लोग उठा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी पर हुए खुलासे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कहावत है कि भलाई की शुरुआत अपने घर से होती है, लेकिन बीजेपी के मामले में है कि सब्सिडी की शुरुआत भी अपने घर से होती है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री के मामले में आवेदन करने वाले भी वही, मंजूरी देने वाले भी वही और सब्सिडी देने वाले भी वही हैं। इसे सिर्फ हितों का टकराव कहना काफी नहीं होगा। ये सरकारी पैसे के खुलेआम दुरुपयोग का मामला है। जब बाढ़ ही खेत खाने लगे तो फसल बचेगी कैसे? कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को खुली छूट दे रखी है और संदेश साफ है कि खुद खाओ, मुझे भी खिलाओ, जमकर लूट मचाओ। शिवसेना यूबीटी के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सवाल उठाया कि राम मंदिर में चोरी, जमीन खरीदने वाले रियल एस्टेट वाले मुख्यमंत्री, अब अपने ही मंत्रालय की योजना से खुद के लिए सब्सिडी लेने वाले मंत्री। बीजेपी का भ्रष्टाचार मॉडल अब हर दिन नई परतों के साथ सामने आता दिख रहा है। अमेरिकी जज ने गौतम अडानी के खिलाफ आपराधिक मामले को तुरंत बंद करने की मांग ठुकराते हुए न्याय विभाग से फैसला वापस लेने का कारण मांगा है। उद्योगपति गौतम अडानी से जुड़े मामलों में अमेरिकी अदालत का रुख एक बार फिर से बदलता दिख रहा है। अदालत ने अडानी के वकीलों की उस याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया है जिसमें मामले को तुरंत औपचारिक रूप से खत्म करने की अपील की गई थी। साल 2024 में गौतम अडानी पर सोलर प्लांट का ठेका हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगा था। इसके अलावा अमेरिकी निवेशकों को गुमराह करने और भ्रष्टाचार विरोधी नियमों को लेकर गलत जानकारी देने का भी मामला दर्ज किया गया था। अडानी समूह ने हमेशा इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पिछले महीने अमेरिकी न्याय विभाग ने इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई नहीं करने का फैसला सुनाया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ब्रुकलिन के अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज निकोलस गारोफिस ने कहा कि अभियोजकों का नोटिस उनके फैसले को ठीक से स्पष्ट नहीं करता है। अदालत का मानना है कि सरकार द्वारा दिया गया संक्षिप्त और
अस्पष्ट बयान किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए काफी नहीं है। जज ने न्याय विभाग को इस मामले पर पूरी जानकारी जमा करने के लिए 13 जुलाई तक का समय दिया है। कानूनी जानकारों का कहना है कि जब तक जज औपचारिक आदेश नहीं देते तब तक ये आरोप आधिकारिक तौर पर लंबित रहेंगे। इस घटनाक्रम को ट्रंप के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आरोप है कि ट्रंप अडानी समूह को राहत दिलाने के पक्ष में थे। दावा किया जा रहा है कि इसके बदले में उनसे और उनके राजनीतिक समर्थक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ प्रतिबद्धताओं की उम्मीद की जा रही थी। हालांकि इस मुद्दे पर अदालत ने फिलहाल कोई राहत नहीं दी और मामला आगे बढ़ा दिया। अगले साल की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत का दौरा करने वाले हैं। ये जानकारी अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दी है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के भारत दौरे की तैयारी पर काम चल रहा है और वो खुद भी इस साल के आखिर से पहले भारत आने की उम्मीद कर रहे हैं। मार्को रूबियो ने न्यूज एजेंसी IANS को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। उनके मुताबिक दोनों देश समझौते को अंतिम रूप देने से बस कुछ कदम दूर हैं और अब तक मिले संकेत बेहद सकारात्मक हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता जल्द पूरा हो सकता है। रूबियो ने यह भी कहा कि G7 सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात बेहद अच्छी रही थी। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई, जिसका असर अब दोनों देशों के रिश्तों में साफ दिखाई दे रहा है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। गजा मुद्दे पर राहुल का सरकार की विदेश नीति पर सवाल। ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों के नाम पहली बार हुए जारी। राम मंदिर दान घोटाले पर अखिलेश का बीजेपी पर हमला। लेबनान इस्राएल के बीच शांति समझौते की नई शुरुआत। गजा में जारी हिंसा को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से मोदी सरकार की विदेश नीति पर बड़ा हमला बोला है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से दूर होता जा रहा है और धीरे धीरे इस्राएल की रणनीतिक दायरे में पहुंचता जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि जब दुनिया का बड़ा हिस्सा इस्राएल से दूरी बना रहा है तब भारत का ये रुख चिंता की बात है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के लेख का समर्थन करते हुए कहा कि भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति फिर से मजबूत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को मानवता, नैतिक मूल्यों और शांति के पक्ष में खुलकर अपनी आवाज उठानी चाहिए। राहुल ने कहा कि भारत की पहचान हमेशा न्याय और इंसानियत के साथ खड़े रहने की रही है और गजा में फिलिस्तीनी परिवारों, खासकर बच्चों पर हो रहे हमलों पर भारत को साफ और मजबूत रुख अपनाना चाहिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्राएल दौरे का भी जिक्र किया और कहा कि ये फैसला इतिहास में एक हैरान करने वाले रणनीतिक कदम के रूप में याद किया जाएगा। उनका कहना है कि भारत को किसी एक पक्ष के करीब जाने के बजाय अपनी संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम रहना चाहिए। भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के 6 शहीद जवानों के नाम पहली बार आधिकारिक तौर पर जारी किए हैं। इन सभी शहीदों के नामों को दिल्ली के इंडिया गेट के पास बने नेशनल वॉर मेमोरियल में हमेशा के लिए दर्ज किया जाएगा। उनके बलिदान को याद रखने के लिए इन नामों को विशेष ग्रेनाइट पटल पर उकेरा जाएगा ताकि देश के वीर सपूतों की विरासत को सहेजा जा सके। शहीद होने वाले इन 6 जवानों में 5 भारतीय सेना के हैं और 1 वायुसेना का जांबाज भी शामिल है। हालांकि नाम जारी होने के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसद में 28 जुलाई 2025 को दिया गया भाषण भी चर्चा में आ गया, जिसमें वो विपक्ष को ललकारते हुए कह रहे थे कि आपको प्रश्न पूछना है तो ये पूछिए कि क्या इस ऑपरेशन में हमारे जवान सैनिकों को कोई क्षति हुई, तो उसका उत्तर है नहीं। और इसके साथ ही सत्ता पक्ष ने जमकर तालियां बजाई थी, मेज भी थपथपाई थी। अयोध्या राम मंदिर में दान घोटाले को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अयोध्या ही बीजेपी के लिए लंका साबित होने वाली है। उनका कहना है कि जो लोग खुद को बहुत बड़े भक्त बताते थे, उनका असली चेहरा अब जनता के सामने आ गया है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि भगवान के चमत्कार से इन पाखंडियों का नकाब उतर चुका है। सपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि बीजेपी के घमंड का ये लंका रूपी साम्राज्य अब पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर दान के सोने चांदी के गहनों और पैसों में हेराफेरी की गई है। जो लोग पहले कहते थे कि उनके पदाधिकारी इस्तीफा नहीं देते, वे अब इस्तीफे को त्याग पत्र बताकर अपनी जान बचा रहे हैं। अखिलेश का मानना है कि ये तो बस शुरुआत है और आने वाले दिनों में बीजेपी के अलग अलग संगठनों और ट्रस्ट के बीच अंदरूनी लड़ाई शुरू हो जाएगी। हॉर्मुज में सिंगापुर के कमर्शियल जहाज पर हुए ईरानी ड्रोन हमले के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की है। अमेरिका का कहना है कि ईरान की इस खतरनाक हरकत से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रास्तों पर जहाजों की आवाजाही खतरे में पड़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हमले को सीज फायर का एक मूर्खतापूर्ण उल्लंघन बताया है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका ने ईरान के 4 में से 3 ड्रोन को हवा में ही मार गिराया था।
इस बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने फारस की खाड़ी में फंसे हुए जहाजों को निकालने का काम फिलहाल रोक दिया है। जब तक जहाजों की सुरक्षा की पूरी गारंटी नहीं मिल जाती, तब तक निकासी शुरू नहीं की जाएगी। लेबनान और इसराइल के बीच शांति का रास्ता साफ करने के लिए अमेरिका को मध्यस्थता में एक त्रिपक्षीय फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अमेरिकी राजधानी में हुई 5 दौर की बातचीत के बाद ये बड़ी कामयाबी मिली है। इस समझौते के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, जिसमें लेबनानी सैनिक इसराइल के कब्जे वाले 2 इलाकों का नियंत्रण अपने हाथों में लेंगे। इसके साथ ही हिजबुल्लाह गुट को हथियार डालने की प्रक्रिया भी इस डील का मुख्य हिस्सा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस समझौते को शांति और सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। हालांकि समझौते के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद लेबनान की राजधानी बेरूत में इसका विरोध भी शुरू हो गया। हिजबुल्लाह के समर्थक सड़कों पर उतर आए और जमकर नारेबाजी की। सरकारी मीडिया के मुताबिक बड़ी संख्या में समर्थक मोटर बाइक्स पर सवार होकर संसद के पास और एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर पहुंच गए। नाराज प्रदर्शनकारियों ने कई जगहों पर टायर जलाकर रास्ते भी जाम कर दिए। हालात को देखते हुए राजधानी की कई सड़कों पर लेबनानी सेना ने अस्थायी चौकियां बना दी हैं, ताकि सुरक्षा व्यवस्था को संभाला जा सके। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.